आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को, और प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेप कवर किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टेप किया था बेसिकली। ऑलराइट, और हमने स्टडी किया था क्या सिनेरियो से कैसे वो स्टैब्लिश हुआ, उसकी हिस्ट्री पूरी देखी थी। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही कंटिन्यू करेंगे और हम कवर करेंगे बाकी फैक्ट्स एंड फिगर्स को। ऑलराइट, तो मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो उसके फंक्शंस क्या थे, या कौन से फंक्शंस जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है एज एन एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पे। ऑलराइट, तो पहला फंक्शन है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली यहां पे दो टाइप की मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं। पहली होती है फिस्कल पॉलिसी और फिर आती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी दो तरह की पॉलिसीज होती हैं। तो अब सवाल ये है कि इनसे हमारा मतलब क्या है। फिस्कल पॉलिसी हम क्या समझते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी हम क्या समझते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। तो बेसिकली जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसे बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑलराइट, और ये फेमसली नोन, इसको फेमसली हम जानते हैं एज अ बजट। ऑलराइट, आपने बजट का नाम जरूर सुना होगा न्यूज में, हर साल आता है लगभग ये फरवरी के महीने में, या तो लास्ट फरवरी में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। ऑलराइट, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो पार्लियामेंट में आती हैं और अनाउंस करती हैं बजट को कि हम कैसे साल में परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये होता है आपका बजट, और बेसिकली इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है एज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग है ये देखना कि भले ही आपने इसका नाम कई बार न्यूज में सुना हो, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहां पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है बजट जैसा। जो मेंशन्ड हो कॉन्स्टिट्यूशन में। कितना इंटरेस्टिंग बात है ये कि हमने बजट का नाम कई बार सुना है, हम कई बार कह भी देते हैं कि देखिए बजट अनाउंस हो गया, लेकिन बजट का कहीं कोई मेंशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। अंडर आर्टिकल 112 जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके पास पावर है सिर्फ फिस्कल पॉलिसी को अनाउंस करने की, लेकिन बजट के नाम पे नहीं, बल्कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पे। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आइए टॉपिक वापस चलते हैं। तो पहला है हमारा फिस्कल पॉलिसी। तो बेसिकली ये होता है आपका कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो कमाती है, हाउ द गवर्नमेंट विल अर्न, या फिर कहें कि कैसे गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। ऑलराइट, जो टोटल प्लान है रिगार्डिंग ये जो है ये मेंशन होता है आपका एएफएस में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इसको कौन करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। ऑलराइट, तो ये टोटली है कि कितना आप खर्च करेंगे और कितना आप कमाएंगे। ऑलराइट, एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। ठीक है, अब अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जाएं, जो मॉनेटरी पॉलिसी है बेसिकली वो होती है आपकी मनी सर्कुलेशन। वो है बेसिकली आपकी मनी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इकोनॉमी में। तो जो प्राइमरी फंक्शन है आरबीआई का वो फॉर्मुलेट करना है कि मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करें,
इसका एम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, प्राइस को स्टेबलाइज करना और प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को। अब मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया लग गया होगा मॉनेटरी पॉलिसी का कि कौन बनाता है इसे। तो वो आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और बेसिकली डील करती है विद मनी सर्कुलेशन। इसका मतलब हुआ कि जो मनी सर्कुलेशन है वो होनी चाहिए इन अकॉर्डेंस विद डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि अगर जो मनी है वो ज्यादा सर्कुलेशन में होगी, इसका मतलब हुआ कि यहां पे होगी कम डिमांड लेकिन हाई सर्कुलेशन, तो क्या होगा, जो इकोनॉमी है वो इन्फ्लेशन को महसूस करेगी। और ये कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं एक बार दोबारा से, कि मान लीजिए कि मेरे पास सिर्फ 10 रुपए चाहिए मुझे, ऑलराइट, अपने सभी चीजों को मेंटेन करने के लिए, लाइफस्टाइल जीने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा मनी सर्कुलेशन की वजह से मेरे पास आ जाते हैं ₹20, ₹20, ₹30। मेरे की डिमांड सिर्फ 10 रुपए की है और मुझे इस टाइप का पैसा मिल रहा है। तो क्या होता है यहाँ पे, पहली चीज जो रुपये की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, सेकंड जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मैं ज्यादा खर्च करने की कोशिश करूंगा और ये ले जाएगा आपको मोर मनी सर्कुलेशन मार्केट में। और जब ये होगा तो जो वैल्यू है मनी की वो कम नहीं होगी, बल्कि ये लेस डिमांड में होगा, हाई सप्लाई में होगा, तो जो मनी सर्कुलेशन है वो भी राइज हो जाता है। ऑलराइट, सेकंड की अगर हम बात करें, जो मनी है अगर उसकी मनी की सप्लाई लो है और हाई डिमांड है तो यहां पे होता है डिफ्लेशन, यानी मतलब हुआ कि जो मनी सर्कुलेशन है वो कम है मार्केट में और ये अल्टीमेटली ले जाएगा आपको डिफ्लेशन की तरफ या फिर आपके रेसेशन की तरफ। जैसे कि मुझे अगर 20 रुपए चाहिए अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ 5 रुपए, तो क्या होगा, मैं सिर्फ 5 रुपए ही स्पेंड कर पाऊंगा 20 की जगह, यानी मतलब हुआ कि जो मेरी परचेसिंग पावर है वो भी कम हो जाएगी और ये लेके आएगा आपको लेस मनी सर्कुलेशन और इन्फ्लेशन। और दोनों ही सिचुएशन में, इन्फ्लेशन में और डिफ्लेशन में, वो अच्छी नहीं होती इकोनॉमिकली। तो यहां पे आना चाहिए इक्विलिब्रियम, यानी मतलब हुआ कि अगर मुझे 20 रुपए चाहिए तो मेरे पास सिर्फ 20 रुपए ही होने चाहिए ताकि यहाँ पे स्टेबिलिटी बनी रहे या मनी सर्कुलेशन बना रहे। तो यहाँ पे ना तो डिफ्लेशन हो ना ही इन्फ्लेशन हो। तो इस टाइप की चीजें जो होती हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी एंश्योर करने की कोशिश करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए। फिर हम बात करते हैं करेंसी इशुएंस पे। आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी है या रिस्पॉन्सिबल है वो इशू करने के लिए, मैनेज करने के लिए इंडियन करेंसी इंक्लूडिंग कॉइन्स एंड बैंक नोट्स। ऑलराइट, तो आप कह सकते हैं कि चाहे कोई भी करेंसी आप इस्तेमाल करते हो इंडियन डिनोमिनेशन में, या फिर आप कहें इंडियन आईएनआर को, आपने जरूर सुना होगा आईएनआर को कई बार। ऑलराइट, अगर मान लीजिए कि अगर आप सुपरमार्केट में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उस लिखा होता है 10 रुपए आईएनआर। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है आपका इंडियन नेशनल रुपी। ऑलराइट, तो जो भी आप देखते हो यहाँ पे बैंक नोट्स वगैरह, ₹10, 20, 50, कोई सी भी 500 वगैरह, 2000, जो 2000 है बेसिकली वो तो सर्कुलेशन में नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी नोट्स आप देखते हैं इंडियन डिनोमिनेशन में, याद रखिएगा आईएनआर में, इसका मतलब ये नहीं है कि ₹10 आप इस्तेमाल करते हैं पीएनआर का, पाकिस्तान नेशनल रुपये का। ऑलराइट, फिर आप बोले कि आरबीआई ने इशू क्यों नहीं किया, क्योंकि जो आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, ना कि पाकिस्तान का। ऑलराइट, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो जो भी बैंक नोट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10 रुपए, 20 रुपए या जो भी, ये सभी इशू कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है विथ सिग्नेचर ऑफ गवर्नर बैंक के। ऑलराइट, और अगर हम बात करें गवर्नर ऑफ द बैंक की, तो याद रखिएगा आरबीआई के पास होता है आपका एक गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर्स। ऑलराइट, अब एक और चीज को याद रखिएगा, एक और चीज को आप याद रखिएगा,
कि जो 1 रुपी है, ₹1 नोट है, वो इशूड नहीं किया जाता आरबीआई के द्वारा। ऑलराइट, बाकी जितने भी डिनोमिनेशन नोट्स हैं इंडिया करेंसी में, उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है, लेकिन जो ₹1 नोट है वो आरबीआई इशू नहीं करेगा, बल्कि कौन इशू करेगा? फाइनेंशियल सेक्रेटरी इशू करेंगे अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, तो इस चीज को याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। बैंकर टू द गवर्नमेंट की हम बात करें, आरबीआई जो है वो एक्ट करता है एज अ बैंकर और डेथ मैनेजर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, मैनेज करता है उनके अकाउंट्स को, फैसिलिटेट करता है बोरोइंग्स को, लैंडिंग को, असिस्ट करता है मैनेजमेंट में पब्लिक डेब्ट की। बेसिकली गवर्नमेंट को भी जरूरत होती है बैंकिंग एक्टिविटीज की फंक्शन करने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि वो 100 करोड़ रुपए एक्सपेंड करेंगे सर्टेन टाइम पीरियड में, यानी ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का इकोनॉमी के लिए। ऑलराइट, लेकिन अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू सिर्फ 80 करोड़ का है प्रीवियस ईयर से, तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि उनको 20 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चाहिए और उनको रिक्वायर होती है 20 करोड़ की रिक्वायरमेंट है ताकि वो 100 करोड़ खर्च कर पाए, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। राइट, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अब गवर्नमेंट अब बोरो करेगी ₹20 करोड़ को फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑलराइट, तो इस तरीके से गवर्नमेंट के बैंक के तौर पे काम करता है। अगर दूसरी चीज हम देखें कि मान लीजिए अगर गवर्नमेंट को कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस की, फाइनेंशियल एडवाइसेस की, तो जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट को एडवाइस प्रोवाइड करवाता है। ऑलराइट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो। ऑलराइट, और अगर हम बात करें गवर्नमेंट अकाउंट की, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है तो इनके पास भी अकाउंट्स होते हैं बेसिकली। तो इनके पास होते हैं बैंक नोट आरबीआई में और एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि जो एसबीआई है वो आपका एजेंट के तौर पे भी काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ऑलराइट, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। बैंकर्स बैंक आरबीआई सर्व करता है, बेसिकली आरबीआई के सेंट्रलाइज बैंक है। ऑलराइट, या फिर हम कहें कि एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो बैंकिंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले नहीं करता गवर्नमेंट की हेल्प की, बल्कि ये प्रोटेक्ट करता है बैंकिंग स्ट्रक्चर को भी इकोनॉमिक ऑफ द इकोनॉमी। ऑलराइट, इसी वजह से इसको हम बैंकर्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। ये सर्व करता है बैंकर के तौर पे बाकी बैंक्स को जो इंडिया के अंदर ऑपरेट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं उन्हें सर्विसेज जैसे कि मेंटेनिंग कैश रिजर्व्स, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस, और एक्ट करता है एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो अगर मैं डिस्कस करूं उनको, तो कैश रिजर्व के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर हम क्लियरिंग एंड सेटलमेंट की बात करें इंटरबैंक ट्रांजैक्शन में, तो मान लीजिए यहाँ पे 3 बैंक हैं ए बी सी। ए ने बोरो किया 10 करोड़ को सी से, बैंक आमतौर पे करते हैं। तो जो ए है उसको, चलिए मान लीजिए कि सी ने 10 करोड़ लिए थे बी से।
ऑलराइट, और उसको रिटर्न करना है। अब क्या होगा, जो 10 करोड़ है वो ए ने बोरो किए सी से, और सी को 10 करोड़ देने हैं बी को, ऑलराइट। तो सी बोल सकता है ए से कि आप सी को वापस मत करो बल्कि आप बी को पकड़ा दो, उदाहरण के तौर पे। इस सिनेरियो में क्या होता है, ये होता है इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस। इस सिनेरियो में क्या होता है, ए बोरो करता है सी से, सी ने पहले सी बोरो किया था बी से, और सी बोलेगा कि आप सी को मत दो बल्कि बी को दे दो। तो अगर ये चीज होती है तो क्या प्रॉब्लम्स आती है यहाँ पे, कैसे चीजें होती हैं और कौन इन्हें मॉनिटर करता है? तो इसको मॉनिटर करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये है एपेक्स इंस्टीट्यूशन और है गार्जियन ऑफ द इंडियन बैंकिंग, और बेसिकली ये है आपका लैंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे है बैंक ए जो कि आपका इंसॉल्वेंट होने वाला है, दिवालिया होने वाला है, ऑलराइट, और उसके पास सफिशिएंट बजट नहीं है, फंड नहीं है कंटिन्यू करने के लिए। तो इस सिनेरियो में ये बोरो कर सकते हैं पैसे को फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ स्पेशल काइंड ऑफ कंडीशन के साथ में। इसी वजह से इसे हम कहते हैं बैंकर्स बैंक। सुपरविजन एंड रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत और इंपॉर्टेंट है। आरबीआई जो है वो ओवरसीज करता है और रेगुलेट करता है बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्री में टू मेंटेन अ स्टेबल एंड साउंड बैंकिंग सिस्टम, सेट रूल्स एंड गाइडलाइंस टू एंश्योर सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, ऑलराइट। जैसे आरबीआई जो है वो आपका टॉप अथॉरिटी है। जैसे कि हमारे पास अगर बैंक है ए बी सी डी, ई हो गया आपका, एफ हो गया, जी हो गया, तो कई सारे बैंक जो है इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, ऑलराइट, और यहाँ पे बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस भी है, ऑलराइट। तो क्या होगा कि कैसे पता करें कि क्या ये बैंक एथिकल काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या फिर नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं? और अगर आपने एक सीरीज देखी हो स्कैम 1992 की, तो आपको पता होगा कि आरबीआई कैसे सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है। आरबीआई इंश्योर करता है कि यहाँ पे एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो होनी चाहिए बाय बैंक्स टू बी डन, ऑलराइट। तो इसी तरीके से ये सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है गाइडलाइंस को, ताकि उनके साथ कंप्लाई इंश्योर किया सके। और अगर कोई भी बैंक फेल होता है इस चीज को करने में तो आरबीआई एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है, ऑलराइट। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सचेंज कंट्रोल की, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल की। तो बेसिकली आरबीआई होता है आपका कस्टोडियन फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेन एक्सचेंज जो है बेसिकली वो होता है आपका फॉरेन करेंसी जो हमारे पास होती है कंट्री के अंदर, ऑलराइट। तो आरबीआई मैनेज करता है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को और फॉर्मुलेट करता है पॉलिसीज को जो कि रिलेटेड होती है टू फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, ताकि जो इंडियन रुपी है उसकी वैल्यू को स्टेबलाइज किया सके। तो ये कैसे फॉर्म्ड होता है, चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आरबीआई को 100 करोड़ रुपए इशू करने हैं मार्केट में, लेकिन किस तरीके से जो करेंसी है वो 150 करोड़ पहुंच गई, इस सिनेरियो में जो रिजर्व है वो कैसा हो गया, डिमांड लो है, सप्लाई ज्यादा हो गई, तो जो मनी की वैल्यू है वो हो जाएगी कम। तो आरबीआई क्या करेगा, वो इस्तेमाल करता है फॉरेन रिजर्व को, जिसे हम जानते हैं फॉरेक्स के नाम से भी। तो वो अब क्या करेंगे, वो रुपीस को खरीदेंगे मार्केट से, जैसे 50 करोड़ के रुपीस उन्होंने वापस ले लिए मार्केट से, और अगर वो रुपीस को मार्केट से निकाल रहे हैं तो उन्हें रुपी की जगह किसी ना किसी चीज को मार्केट में देना पड़ेगा। तो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 लोग हैं, अगर आपको इनसे कुछ लेना है तो आपको इनको भी कुछ देना पड़ेगा, राइट। ये होता है आपका ट्रांजैक्शन, ओके। सेम सिनेरियो होता है मार्केट में भी कि हम हमेशा मेंटेन करते हैं फॉरेक्स रिजर्व को इन द यूएसडी, जिसको हम जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के तौर पे भी, जो कि है आपकी इंटरनेशनल करेंसी,
ऑलराइट, तो अगर आरबीआई जो है वो 50 करोड़ रुपीस मार्केट से बाहर निकालेगा तो उसको लगभग उतने ही इक्विवेलेंट अमाउंट का यूएस डॉलर्स भी मार्केट में इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आरबीआई रेगुलेट करता है या स्टेबलाइज करता है करेंसी मार्केट को। इस तरीके से वो रुपीस को मार्केट से बाहर निकालते हैं अगर ज्यादा है तो, और डॉलर को इशू करते हैं। और आप कह सकते हैं कि वो डॉलर्स को खरीदना शुरू कर देते हैं और रुपीस को मार्केट में डालना शुरू कर देते हैं जब लेस सर्कुलेशन होता है तो। और इसी के साथ साथ ये प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को भी। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो यूएस डॉलर है बेसिकली वो इंटरनेशनल करेंसी है। अगर मान लीजिए ये कंट्री ए है और ये है इंडिया, और अगर इंडिया ट्रेड कर रहा है ए के साथ में, ऑलराइट, तो ए जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इंडियन रुपीस को जब तक कि हम उनसे कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर ले। क्योंकि कि ए जो है अगर उसको इंडियन रुपीस मिलेंगे तो कहां खर्च करेगा उसे, लेकिन वो यूएस डॉलर्स को एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि वो इंटरनेशनल करेंसी है। इसी वजह से जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। फिर आते हैं डेवलपमेंटल फंक्शंस। आरबीआई एंगेज होता है वेरियस डेवलपमेंटल फंक्शंस में ताकि प्रमोट किया सके फाइनेंशियल इंक्लूजन को और सपोर्ट करा जा सके इकोनॉमिक ग्रोथ को। ये इनिशिएट करता है पॉलिसीज को और स्कीम्स को ताकि एनहांस किया सके रीच ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू अनडिजर्व्ड एरियाज एंड कम्युनिटीज। जैसे मानते हैं अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को, तो जो हर कोई जो इस कंट्री में है बेसिकली उसके पास ये राइट होना चाहिए बैंक्स तक पहुंचने का। ऑलराइट, तो मस्ट हैविंग द राइट्स टू रीच द बैंक। ऑलराइट, हैविंग या बैंकिंग फैसिलिटीज। ऑलराइट, तो ये होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्योंकि कई सारी जो स्कीम्स है गवर्नमेंट चलाती है, ऑलराइट, तो जो पैसा इन स्कीम्स में प्रोवाइड होता है वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ऑलराइट, लेकिन अगर बेनिफिशियरी के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है तो पैसा कैसे ट्रांसफर होगा। इसीलिए जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो नेसेसरी होता है और आरबीआई इसके लिए काम करता है टाइम टू टाइम। आरबीआई टाइम टू टाइम बैंक्स को बोलता रहता है कि वो फॉर्मुलेट करें स्पेशल काइंड ऑफ पॉलिसीज फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, और आरबीआई रिव्यू भी करता है और रिकमेंड भी करता है सजेशंस को अगर जरूरत होती है तो। उसके बाद हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। आरबीआई ऑपरेट करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड है वो कंसिस्ट करता है गवर्नर को और अप टू द 4 डेप्यूटी गवर्नर्स। सबको ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, जो गवर्नर है वो ही आपके चेयरपर्सन भी होते हैं। ये चेयरपर्सन भी है आरबीआई के, और जो 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं वो भी यहां पे होते हैं। तो ये सभी पार्ट होते हैं सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर्स के, जो मेंटेन करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। जो गवर्नर है वो होते हैं आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल बैंक को इन वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरम्स। ऑलराइट, क्योंकि ये है आपके मेन हेड, और जब भी इंडिया को रिप्रेजेंट करना पड़ता है अपने फाइनेंशियल सिस्टम को, आरबीआई बेसिकली चीफ रिप्रेजेंटेटिव होता है इंडिया का, या फिर कहें जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यानी गवर्नर, बेसिकली वो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल फोरम्स पे। ओके, उसके बाद आरबीआई के 4 फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड बैंक अकाउंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। ऑलराइट, अब हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की जो आरबीआई इस्तेमाल करता है। तो पहला है हमारे पास रेपो रेट। ये वो रेट है जिसपे आरबीआई लैंड करता है मनी को टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और चेंज होते हैं रेपो रेट में, ये इन्फ्लुएंस करते हैं बोरोइंग को और लैंडिंग रेट्स को और इकोनॉमी। जैसे मान लीजिए कि जो बैंक है बेसिकली लोन देता है किनको, लोगों को, और जो लोग हैं वो उस लोन का इस्तेमाल करते हैं मार्केट में। तो ये बढ़ा सकता है आपका या फिर घटा सकता है आपकी मनी सर्कुलेशन को इकोनॉमी में या मार्केट में। ऑलराइट, जो कि अल्टीमेटली इफेक्ट करेगा कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को।
यही वजह है कि आरबीआई मेंटेन करता है रेपो रेट को। बेसिकली जो बैंक है वो ले सकते हैं लोन फ्रॉम दी आरबीआई ऑन रेपो रेट, ऑलराइट। और अगर उनके पास फंड होगा तो वो आगे लोगों को लोन प्रोवाइड करेंगे, ऑलराइट। तो जो ये लोन है जो आरबीआई से ग्रांट होता है बेसिकली उनके फंड में कंट्रीब्यूशन देता है। तो अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है या कम करता है तो बेसिकली इन्फ्लेशन के दौरान रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है और डिफ्लेशन के दौरान घटा दिया जाता है, ऑलराइट। अगर रेपो रेट बढ़ रहा है यानी इसका मतलब हुआ कि जो इंटरेस्ट है उस लोन पे वो बढ़ता जाएगा। तो जो बैंक है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले रहे हैं उनको अब ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो जनरली अवॉइड करते हैं और उनका जो फंड है वो कम होगा क्योंकि अब उसमें लोन नहीं आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ऑलराइट। तो अल्टीमेटली बैंक जो है वो लोन देना कम कर देंगे लोगों को और लोगों के पास जब पैसा कम होगा तो अल्टीमेटली खर्च कम होगा और जो सर्कुलेशन है वो कम होने लग जाएगा और इन्फ्लेशन हो जाएगी आपकी काउंटर। सेकेंड सिचुएशन को अगर हम लें तो यहां पे आता है डिफ्लेशन और आरबीआई इस टाइम पे रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा यानी इंटरेस्ट कम हो जाएगा, बैंक को इजी टर्म्स पे लोन मिल जाएगा, बैंक के पास फंड ज्यादा होगा, बैंक ज्यादा लोन आगे ग्रांट करेंगे और जब ज्यादा लोन पब्लिक के पास आएगा, पब्लिक के पास पैसा आएगा, वो खर्च करेंगे और अल्टीमेटली जो आपका मनी सर्कुलेशन इकोनॉमी में वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऑलराइट। और डिफ्लेशन जो है वो भी आपका काउंटर हो जाएगा, ऑलराइट। इसके बाद हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट के। तो बेसिकली वो होता है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक से पैसे लेता है, ऑलराइट। तो जो रेपो रेट में रिवर्स रेपो रेट में चेंजेस होते हैं ये इंपैक्ट करते हैं लिक्विडिटी को बैंकिंग सिस्टम में, ऑलराइट। ये भी आपका बढ़ता है और घटता है इन अकॉर्डेंस विद द इन्फ्लेशन और डिक्लेशन इन द मार्केट। इन्फ्लेशन के टाइम पे ये बढ़ जाता है और डिफ्लेशन के टाइम पे ये कम हो जाएगा। प्रीवियस सिनेरियो में जो आरबीआई था वो लोन दे रहा था बैंक्स को, ऑलराइट। इस सिनेरियो में जो आरबीआई है वो लोन ले रहा है बैंक से। प्रीवियस सिनेरियो में बैंक को इंटरेस्ट देना था आरबीआई को, इस सिनेरियो में आरबीआई इंटरेस्ट देगा बैंक्स को, ऑलराइट। तो मान लीजिए अगर यहां पे है इन्फ्लेशन तो यहां पे काफी ज्यादा मनी सर्कुलेशन है मार्केट में, तो आरबीआई क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। इसका मतलब हुआ कि अगर बैंक जो है वो लोन देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तो उनको हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो बैंक क्या करेंगे, वो पैसा देना शुरू कर देंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और ये उनकी फंड को कम कर देगा और जैसे ही फंड कम होगा तो उनकी लोन कैपेसिटी भी अल्टीमेटली कम हो जाएगी, ऑलराइट। और लोगों के पास जो पैसा है वो कम पहुंचेगा, सर्कुलेशन कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन काउंटर हो जाएगी, ऑलराइट। ठीक वैसा ही होता है डिफ्लेशन केस में। अगर डिफ्लेशन है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, इंटरेस्ट को कम कर देगा, ऑलराइट। तो इसलिए क्या होगा, जो बैंक है वो आरबीआई को लोन नहीं देंगे क्योंकि उनको कम इंटरेस्ट मिलेगा। बेसिकली वो क्या करेंगे, पैसे को अब जनरल पीपल या जनरल पब्लिक को लैंड आउट करना शुरू कर देंगे, ऑलराइट। लोगों के पास पैसा आएगा, लोग उसको खर्च करेंगे मार्केट में और अल्टीमेटली डिफ्लेशन काउंटर हो जाएगी। तो इस तरीके से रेपो या रिवर्स रेपो काम करता है। उसके बाद है कैश रिजर्व रेशियो, CRR। ये होता है परसेंटेज ऑफ बैंक्स डिमांड, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ऑलराइट। ये रिक्वायर्ड होते हैं टू कीप एज रिजर्व्स विद द आरबीआई। एडजस्टमेंट जो होते हैं CRR में ये अफेक्ट कर सकते हैं मनी सप्लाई को इन द इकोनॉमी। मान लीजिए यहाँ पे है बैंक ए, उसके पास है 100 करोड़ डिपॉजिट, ऑलराइट। तो ए 100 के 100 करोड़ को लोन के तौर पे लैंड आउट नहीं कर सकता क्योंकि जो लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा इस बैंक में जमा करा है या डिपॉजिट किया है अपने पैसे को बैंक में, उनको पैसे की जरूरत होगी हर समय। और अगर ए उनको पैसा नहीं लौटा पाया क्योंकि ए ने सारा पैसा पहले लोन के तौर पे दे दिया, ऑलराइट, तो जब लोग आएंगे तो ए के पास फंड ही नहीं होगा देने के लिए। तो इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए ही आरबीआई बैंक्स को बोलता है कि उन्हें कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करके रखना है, CRR इन शॉर्ट। इसका मतलब हुआ कि अगर 100 करोड़ टोटल डिपॉजिट अमाउंट है जो कि ए के पास सबमिट है, तो एटलीस्ट 15 करोड़ मान लीजिए उदाहरण के तौर पे वो आरबीआई को जमा हो जाएंगे
बैंक्स के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, तो उससे बचेंगे आप 85 करोड़। ऑलराइट, ओके। तो इस कंडीशन में अगर 85 करोड़ जो हैं वो लोन के तौर पे बाहर चले गए, और तब जो बाकी कुछ डिपॉजिटर्स हैं वो ए के पास आते हैं और उनको अपना पैसा वापस चाहिए, तो ए के पास एटलीस्ट 15 करोड़ तो होंगे उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि जो सारा अमाउंट था वो इस बार लैंड आउट नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही परसेंटेज जो है लैंड आउट हुआ। ऑलराइट, और जो आपका लोन है वो भी आपका कुछ टाइम बाद ही आता है, इमीडिएटली तो नहीं आता। ऑलराइट, क्योंकि लोन जो है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की। तो ये परसेंटेज होता है बैंक की नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का, जो कि वो अपने साथ मेंटेन करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्पेशलाइज्ड लिक्विड एसेट, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई आपकी। एसएलआर इन्फ्लुएंस करता है मनी सप्लाई को। ऑलराइट, तो मान लीजिए कि जो 85 करोड़ जो बैंक के पास बचे थे, 15 करोड़ कैश रेशियो के तौर पे निकालने के बाद, तो जो बैंक है वो 85 करोड़ को भी लैंड आउट नहीं कर सकता फुल। ऑलराइट, उसको यहां से कुछ परसेंटेज तो है वो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के तौर पे सबमिट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आरबीआई ने बोला कि एटलीस्ट 20 करोड़ जो है वो आपको एसएलआर के तौर पे रखने हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 85 माइनस 20 सिर्फ और सिर्फ 65 करोड़ जो हैं वो ही बचेंगे बैंक के पास लोन के तौर पे लैंड आउट करने के लिए। तो ये होता है आपका एसएलआर। तो याद रखिएगा कि अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हैं तो वो सारा का सारा पैसा लोन के तौर पे नहीं लैंड आउट कर सकता। पहला उनको सीआरआर निकालना होगा, आरबीआई के पास सबमिट करना होगा, उसके बाद एसएलआर निकालना पड़ेगा, अपने साथ मेंटेन करना होगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ही लैंड आउट हो सकता है एज अ लोन विद पीपल, ताकि जो बैंक है वो इंसॉल्वेंट ना हो जाए फ्यूचर में। ओके, क्योंकि मान लीजिए कि अगर उन्होंने सारा का सारा पैसा लैंड आउट कर दिया और जब लोग आ रहे हैं अपना पैसा निकालने के लिए, तो बैंक पैसा लौटा ही नहीं सकता क्योंकि उसने लोन को बांट दिया है। ऑलराइट, तो वो लोग कहां जाएंगे जिन्होंने पैसा जमा किया था। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है कि आपको एसएलआर और सीआरआर मेंटेन करना होगा। ऑलराइट, फिर हम बात करते हैं, हमारे पास है एमएनएफ्स, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये अलाउ करता है बैंक को बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम द आरबीआई अगेंस्ट एलिजिबल सिक्योरिटीज। एमएसएफ रेट हायर होता है रेपो रेट से और एक्ट करता है एज अ पैनल रेट टू डिस्करेज बैंक्स फ्रॉम एक्सेसिवली बोरिंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मान लीजिए कि यहां पे है बैंक ए जिसके पास थे 65 करोड़। ओके, सीआरआर और एसएलआर निकालने के बाद, तो अब उन्होंने इस पैसे को लोन के तौर पे बांटना शुरू कर दिया। काफी ज्यादा पैसा उन्होंने लैंड आउट कर दिया। ठीक है, एक्सेसिवली पैसा लैंड आउट कर दिया। ओके, तो क्या होगा, कुछ समय पश्चात यहां पे उनका सारा पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन अब उन्हें इमीडिएट फंड चाहिए। उन्हें चाहिए अब इमीडिएट फंड्स ताकि उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग एंश्योर हो सके। तो अब क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो बेसिकली वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएंगे, उनसे बोरो करेंगे अमाउंट को एट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ओवरनाइट। यानी मतलब हुआ कि अगर 1 मार्च को उन्हें शॉर्टेज हुई थी फंड्स की, तो वो आरबीआई से बोरो करेंगे पैसे को, और 2 मार्च को उनको पैसा लौटाना पड़ेगा आरबीआई को। तो ये होता है सिर्फ 1 डे पीरियड के लिए या फिर ओवरनाइट पीरियड के लिए। ऑलराइट, और यहां तक कि ये होता है आपका बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट पे, जिससे मान लीजिए कि अगर हम देखें बाकी बोरिंग ऑप्शंस को, तो 7% इंटरेस्ट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चार्ज करता है। तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एमएसएफ के पास जाएगा तो लगभग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनसे 12% तक चार्ज कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना हाई इंटरेस्ट रेट
आरबीआई डिमांड करता है अगर बैंक एमएसएफ के तहत लोन लेते हैं तो, ताकि उनको डिस्करेज किया सके, ताकि उनको डिस्करेज किया सके एक्सेसिव लैंडिंग के लिए। ऑलराइट, तो ये था आपका एमएसएफ। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कंप्लीट कर लिया है। ऑलराइट, हमने कई सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंपोर्ट करेंगे एक और इंपॉर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ में। तब तक आप सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए, और दूसरे लेक्चर के लिए रेडी रहेगा। इस नोट के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।